कीर्ति नरसिंहानंद का मिसाल ले लीजिए, तो इनका इंटरसेक्शन बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फ्रीक्वेंटली होता है। गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं, अक्सर जो है उनकी कंपनी में यति नरसिंहानंद पाए जाते हैं। जब प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी जी के हत्यारे को प्रेस किया तो मोदी को खुद जो है वो मजबूर हुए, क्योंकि उनको पता था हिंदुस्तान की सियासी हकीकत इस कदर अभी तक नहीं बिगड़ी कि लोग आपकी जय जयकार करेंगे इस बातों पे। तो उनको कहना पड़ा कि नहीं नहीं विरोधी है, उन्होंने कहा कि मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा। कहते कि मंदिर की सफाई में ये काम आया था। भाई आज है कोई पंडित जो कहेगा कि भाई मैं मंदिर को तभी साफ रख सकता हूँ अगर मीट बिकना बंद हो जाए? मतलब मीट बिकना और मंदिर की सफाई से क्या है? हमको किसी भी डाउट में नहीं रहना चाहिए कि क्योंकि कोई बहुत बड़ा कत्लेआम नहीं हुआ या एक बहुत बड़े पैमाने पे आयोजित नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब नहीं कि इतना खतरा नहीं है। क्योंकि आज का विषय ब्रॉडली स्पीकिंग नफरत की सियासत, और नफरत की सियासत में जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रोल क्या है और उनका रोल हम कैसे समझें, उनसे हमारी उम्मीद क्या होनी चाहिए। क्योंकि फोकस जनरल सेक्रेटरी के साथियों ने ये फोकस दिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि नफरत का आज के पॉलिटिक्स में, और जाहिर है कि पॉलिटिक्स के साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो सवाल है, नफरत की पृष्ठभूमि या उसका रोल क्या है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने पहली दफा, और लाल किले से उन्होंने देश को संबोधित किया अगस्त 15 को। जाहिर है कि इस देश का एक बहुत ब्रॉड सेक्शन इस मेरी नजरों में इस गलतफहमी में फंसा हुआ था कि मोदी साहब वाकई विकास में उनका इंटरेस्ट है और इंडिया में ग्रोथ डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं उसको प्राथमिकता वो देंगे। तो उस भाषण में बहुत सारी चीजें कही गई और शायद उसी गलतफहमी या उसी इल्यूजन को आगे और मजबूत करने के लिए मोदी साहब ने वहां पर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि नफरत की सियासत में, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कि बहुत नफरत वगैरह हो गया है और कम से कम 10 साल के लिए एक मॉरेटोरियम होना चाहिए नफरत की पॉलिटिक्स में। अच्छा, सवाल तो जहन में उठता है कि भाई लक्ष्य तो बड़ा अच्छा है कि नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए, तो आखिरकार आपने इस पे टाइम लिमिट, इस पे एक्सपायरी डेट क्यों डाला? आप कहते हैं कि हमेशा के लिए इसको खत्म करें। बहरहाल अगर हम उस चीज को इग्नोर करें, लेकिन वो सजेशन उनका बड़ा सही था, लेकिन वो सिर्फ अल्फाज तक रहे, उस पे ना मोदी साहब अमल कर पाए, ना ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका कोई इरादा नहीं था कि इस बात को इंप्लीमेंट करें। अखलाक की हत्या हुई बीफ के मामले में, और वो शायद पहला ऐसा इंसिडेंट था। ऑलरेडी जो है बीफ के सवाल को लेके बीजेपी ने अपनी सियासत शुरू की, और 2014 से लेके आज तक 8 साल गुजर चुके हैं। अलग अलग बहानों को लेके, अलग अलग विषयों को खड़ा करके संघ परिवार का जो पूरा, या हिंदुत्व ग्रुप्स का जो पूरा एक इकोसिस्टम है, उन चीजों को बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज करके समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस सिस्टम को समझें। मेरा विश्लेषण ये है
हालांकि मोदी तो दिल्ली आए गुजरात के कत्लेआम के बाद 2002 में जो कत्लेआम हुए, वो मोदी साहब का एक अटूट अंग है उनकी पॉलिटिक्स का। वो तजुर्बा लेके दिल्ली आए, लेकिन हिंसा का प्रयोग, नफरत का इस्तेमाल आज के दौर में किस तरह से इसको किया जाएगा, मुझे लगता है कि सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की गई है। नफरत सिस्टम और व्हाट पॉल रास कॉल्ड द राइट सिस्टम, लार्ज स्केल हिंसा, बड़े तादाद में लोगों का कत्लेआम, जैसे दिल्ली में हुआ कांग्रेस के देखरेख में, या 2002 में हुआ गुजरात में, और भी कई मिसाल हैं इंडिया में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एजेंडा मोदी साहब आगे बढ़ाना चाहते हैं वो अच्छी तरह से शायद इस चीज को समझ चुके हैं कि उसकी एक बड़ी लिमिटेड यूटिलिटी है। आप एक विशाल कत्लेआम को रचने देते हैं तो उसके पॉलिटिकल, सोशल, डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस आसानी से काबू में नहीं आते। याद कीजिए कि 2002 के 2 साल बाद बीजेपी की सरकार खुद दिल्ली में, मतलब कि वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो हार गई चुनाव, और उसकी कहीं ना कहीं मतलब किसानों में आक्रोश, आर्थिक मंदी, ये तमाम ये फैक्टर्स थे। लेकिन एक फैक्टर कहीं ना कहीं ये भी था कि इतने बड़े पैमाने पे कत्लेआम करवाना। गुजरात में भले ही मोदी साहब इलेक्शंस 2002 के दिसंबर के इलेक्शन आसानी से जीते, लेकिन ऑल इंडिया लेवल में कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास सेंसिबिलिटी है वो इस चीज को शायद बिना मानना है, उसने इस चीज को पसंद नहीं किया। और आज के दौर में मुझे लगता है कि उस स्ट्रेटजी, द यूज ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड द यूज ऑफ कम्युनलिज्म, एक मॉडिफाइड तरीके से वो प्रोजेक्ट आज हमारे आंखों के सामने इम्प्लीमेंट किया था। इसके क्या पहलू हैं? हिंसा को एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड, रैंडम तरीके से इस्तेमाल करना। असर जो आपको मिलेगा वही है। अगर आपका असर है समाज में नफरत फैलाना, एक दूसरे के प्रति शक और शुबा पैदा करना, मुसलमान के दिल में डर पैदा करना, तो एक तरीका है कि आप किसी शहर में या किसी सूबे में या किसी प्रांत में मैसेकर कराएं। दूसरा तरीका है कि आप वायलेंस का जो इकोसिस्टम है, इस कदर आप इसको इंकरेज करें कि मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में अलग अलग, न जाने किस वक्त में, न जाने किस चीज को बहाना लेके हिंसा जो है, छुटपुट हिंसा कभी भी कहीं भी भड़क उठ सकती है और आप इसके शिकार बन सकते हैं। जो लिंचिंग वाली जो पॉलिटिक्स है, कुल मिला के शायद ही पिछले 8 साल में 40 से 50 लोग से ज्यादा उनका कत्ल नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि इसका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट समाज में नफरत फैलाने के लिए, डाउट्स फैलाने के लिए और डर पैदा करने के लिए, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, शायद ये एक बहुत बड़े कत्लेआम से ज्यादा इफेक्टिव है। तो जब भाजपा वाले कहते हैं कि भाई हमारे कार्यकाल में कोई बहुत बड़ा दंगा नहीं हुआ, बलवा नहीं हुआ, सबसे पहले तो ऑफिशियल आंकड़े उस चीज को खारिज करते हैं। कम्युनल इंसिडेंट्स पिछले 2-3 साल में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बढ़ चुके हैं, लेकिन ये छुटपुट इंसिडेंट्स हैं और ये नया सिस्टम है इन लोगों का, डाउट फैलाने के लिए, फियर फैलाने के लिए। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि भाई पुराने जमाने वाला जो राइट टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि उसका वक्त भी आए, लेकिन आज के दौर में
मुझे लगता है कि ये प्रिफर्ड स्ट्रैटेजी है और हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक सोची समझी रणनीति के बेसिस पे इरेजर ऑफ मुस्लिम्स को एक पॉलिसी गोल की शक्ल में आगे बढ़ाया जाता है कि इससे पहले तो कहीं हिंसा हुई, हिंसा में सियासतदान इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले भी उसमें मुलविस थे, लेकिन ये हर कोई मानता था कि ये इलीगल एक्टिविटी है। और जब आप मोदी जी से कहते हैं कि भाई आपका जवाब क्या है, सबसे पहले तो वो पानी पी के उठ जाते हैं, क्यों नहीं देते। लेकिन जब उनसे या बीजेपी वालों से पूछा जाता है तो कहते नहीं नहीं, जो हुआ गलत हुआ और इसकी जांच हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, पुलिस अपना काम कर रही है। मतलब कि जो एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज जो पहले जमाने में फॉरवर्ड पुश किए जाते थे, उसकी कमजोरी ये थी कि भाई दे रिमेन इलीगल एक्ट्स दैट यू कैन नॉट जस्टिफाई by pointing to any law, by pointing to any system. ये अलग बात है कि impunity, आपके गैर कानूनी हरकतों से आपको किसी चीज का डर, लीगल डर कभी नहीं होगा, आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो ये है कि आप एक कानूनी जामा पहना रहे हैं, लेकिन आपका मकसद वही है। मोदी पार्ट 1 में अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग प्रदेशों में जो सबसे पहले तो काउ स्लॉटर को लेके कानून को सख्त करने की जो मुहिम अलग अलग स्टेट्स में चली, उसके बाद अब इन्होंने लव जिहाद का होवा उठा दिया है। और हंसी आती, मतलब कि आरक्षण जैसे गंभीर सवाल को लेके जब मामला कचहरी में जाता है तो ऑफ कोर्स इन तमाम केसेस की हिस्ट्री अलग है, लेकिन कोर्ट एक बहुत रीजनेबल तरीके से सरकार से कहती है कि भाई अगर आप, जैसे तमिलनाडु में बहुत सुप्रीम कोर्ट में परसों, कि अगर आप बनियार समुदाय को आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं तो आप हमको आंकड़े दिखाइए कि भाई कमजोरी बनियार कम्युनिटी जो है वो किस हद तक कमजोर है, अलग अलग जो सरकारी इदारे हैं उनमें उनकी पोजीशन, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अपना केस बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। आई वुड से कि भाई जो लव जिहाद वाला जो कानून है, कोई डेटा नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, जिस चीज की शुरुआत किसी शायद आरएसएस या उनके मैगजीन्स में इस चीज को प्रोपेगेंडा के शक्ल में आगे रखा गया, फिर बड़े चैनलों ने उस चीज को उठाया और अब जो है उसको कानूनी जामा पहनाया गया है। कोई नहीं पूछता एक बुनियादी सवाल कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने आप को, जो उनका हक है, वहां पे कानून क्यों नहीं बनता कि भाई सबसे पहले डीएम को सेटिस्फाई करें कि उन्होंने रिश्वत नहीं ली या किसी ने उसको रिश्वत देने की कोशिश नहीं की या कोई और इंड्यूसमेंट नहीं था। किसी भी इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के बिलीफ्स होते हैं ना, रिलीजन इज वन एस्पेक्ट, तो कोई मतलब हम सब लोग रिलीजन के प्रति अपने व्यूज हैं, अपने बिलीफ्स हैं, पॉलिटिक्स के व्यूज हैं। आप धर्म बदलने की बात करें तो डीएम का ठप्पा चाहिए, क्यों? लेकिन रिलीजन को ये अहमियत देके और फिर एक डाउट क्रिएट करके कन्वर्जन का एजेंडा है, तो अब एक पुलिस को एक हथियार मिल गया है
तो लव जिहाद का जो है कानून को आगे बढ़ाया गया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे लैंड जिहाद की बात शुरू की कि भाई मुसलमान जो है जमीन खरीद रहे हैं। जब हमने आरटीआई किया, हमारे रिपोर्टर ने आरटीआई सवाल पूछा उनसे कि भाई आपको जरा डेटा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई ऐसा डेटा तो है ही नहीं, हम लोग कलेक्ट भी नहीं करते। तो अगर सरकार के पास डेटा नहीं है, अगर सरकार कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहां के मुख्यमंत्री या बड़े बड़े मंत्री कैसे बोल रहे हैं? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, आप अलग अलग ट्रायल बलून्स फेंकते रहते हैं, कुछ उड़ जाते हैं, कुछ नीचे गिर जाते हैं। ट्रिपल तलाक, मुझे आज तक बात समझ नहीं आती कि भाई अगर कोई हिंदू शख्स या कोई क्रिश्चियन शख्स अपने बीवी को अबैंडन करता है इलीगल तरीके से, वो इलीगल ही हुआ ना, मतलब कि या तो आप कायदे से किसी से तलाक ले लीजिए, अगर आप क्रिश्चियन है, हिंदू है, आप कोर्ट के चले जाइए, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। अगर आप घर से उसको भगा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो बेचारी महिला आप पे सिविल केस कर सकती है, कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आपका नहीं है। हिंदुस्तान एक वाहिद अकेला मुल्क है जहां पे शौहर किसी एक धर्म के अगर हो, मुस्लिम, और अगर आप अपनी, मैं ये नहीं कहता हूं कि इलीगल डिवोर्स या एक इस किस्म के अबैंडनमेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को नलिफाई कर दिया था, तो उसको एक क्रिमिनल लॉ का जामा पहनाने की क्या जरूरत है? उसके बाद आया आपका बाबरी जजमेंट। सबसे पहले मुझे समझ नहीं आती बात की, एक क्राइम कमिट किया जाता है 1992 में, जब एक आर्कियोलॉजिकल रिलीजियस मॉन्यूमेंट को गिराया जाता है एक पॉलिटिकल साजिश के चलते। वो मुकदमा जो अपनी जगह पे साल दर साल जो है वो खींचता गया, उस पे जो है ना सरकार की कोई बेचैनी थी, ना ही जो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अचानक जो है मैसेज भेजा जाता है कि भाई टाइटल सूट को आप फास्ट ट्रैक कीजिए। फास्ट ट्रैक होता है और उसका जो इरैशनल जजमेंट निकल आता है वो आप सब जानते हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई ये जमीन यहाँ पे कभी मस्जिद थी नहीं, अलग अलग जो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके चंद महीने बाद जो है वो क्रिमिनल केस का भी नतीजा आया, पता चला कि ये सब लोग अक्विट किए गए। तो और फिर जो है अलग अलग अब हम देख रहे हैं कि हलाल वाला इशू उठाया जा रहा है, हिजाब वाला इशू, अलग अलग शहर, जिलों, इंस्टीट्यूशंस के नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। आज हमने अखबार में देखा कि फरुखाबाद जो है वो पांचाल नगरी ऐसे कुछ, मतलब कि आप हिस्ट्री को फैब्रिकेट करके, तो ये जो इरेजर ऑफ मुस्लिम्स जो हो रहा है, या यूं कहिए कि लीगली द ग्राउंड इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू से कि भाई वाकई ये ऐसा राष्ट्र है जहां पे जो मेजॉरिटी है हिंदुओं की, वो उसके जो वो बिलीफ सिस्टम्स को ज्यादा प्राथमिकता और अहमियत मिलेगी। इस बात से हम लोग मुकर नहीं सकते, ये हकीकत है। अगर गुजरात सरकार कहती कि भाई स्कूली बच्चे बिगड़ चुके हैं, मॉरल एजुकेशन की जरूरत है, तो आप अलग अलग धर्मों के ग्रंथ को आप पकड़ के उनको सिखाइए, अगर आपको इतनी फिक्र है कि भाई मॉरल एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन आपने तो सिर्फ एक किताब को पकड़ के कहा कि हम इसको सिखाएंगे। और कई मिसाल में, और कोर्ट का जो रवैया है, हमने देखा कि हाई कोर्ट में, हालांकि अभी अल्टीमेट फैसला नहीं आया, वो तो ऑरल ऑब्जर्वेशंस थे, लेकिन
अगर हेट स्पीच, नफरत के स्पीचेस को इस तरह से डिसमिस किया जा रहा है कि भाई हंस के किसी ने बोल दिया, डिड नॉट सीरियसली मीन इट, तो कोर्ट से भी हम लोग फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद तो करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान के तहत जुडिशरी का जो रोल है, इस देश का हर शहरी चाहता है कि जुडिशरी वो रोल इंप्लीमेंट करे, और अगर हम उस उम्मीद को छोड़ दें तो कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। लेकिन इन बातों को भी रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से, और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे राइट वाला सिस्टम इन्होंने चेंज किया है फ्रॉम बिग इवेंट्स टू, अंग्रेजी में कहावत है ब्लीडिंग विद 1000 कट्स, तो इनका जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का जो इकोसिस्टम है वो भी समझना बहुत जरूरी है। अक्सर आप टीवी चैनल पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सुनते होंगे कि भाई फलाना ढिमकाना, यति नरसिंहानंद या कोई और बाबा या कोई गुरु या कोई फलाना, ये लोग फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। आप इस शब्द को अपने शब्दकोश से हटा दीजिएगा, ये कहीं के फ्रिंज नहीं है। इन तमाम, जब हम लोगों ने रिसर्च किया इनके बारे में, यति नरसिंहानंद का मिसाल ले लीजिए, तो इनका इंटरसेक्शन बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फ्रीक्वेंटली होता है। गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं, अक्सर जो है उनकी कंपनी में यति नरसिंहानंद पाए जाते हैं। बीएल शर्मा प्रेम जो दिल्ली के बहुत पुराने बीजेपी लीडर हैं, उनके साथ जो है इनका अक्सर जो है इवेंट्स वगैरह होते हैं। और इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा है, उसको, इसकी रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, ये भी समझना जरूरी है। ये बातों को चला देते हैं। उन बातों को अगर आम पब्लिक को बहुत नागवार गुजरती है वो बात, तो ऊपर से बीजेपी वाला कहेगा नहीं ये तो हमने, ये हम नहीं कह रहे, ये तो फ्रिंज वाले कह रहे हैं। जब प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी जी के हत्यारे को प्रेस किया, तो मोदी को खुद जो है वो मजबूर हुए, क्योंकि उनको पता था हिंदुस्तान की सियासी हकीकत इस कदर अभी तक नहीं बिगड़ी कि लोग आपकी जय जयकार करेंगे इस बातों पे। तो उनको कहना पड़ा कि नहीं नहीं, विरोधी है। उन्होंने कहा कि मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि वो शायद माफी हो गई है, वो उनका करियर तो फ्लरिश हो रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कही जाती हैं एक ट्रायल, एक इफेक्ट देखने के लिए, एक बात को नॉर्मलाइज करने के लिए। और जब उन पे कार्रवाई नहीं होती, और जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई धर्म संसद में इतने ऑब्जेक्शनेबल बातें रखी गई, तो आपका क्या कहना है, जब वो कहते हैं कि उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये मैसेज फिर चला जाता है पूरे इकोसिस्टम में कि भाई हाँ, अब हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं और हम इसके अच्छे तौर तरीके ढूंढेंगे। तो अक्सर हम लोग जेनोसाइड की बात करते हैं, भारद्वाज धर्म संसद का, क्योंकि लोगों ने तो खुला बोला कि भाई मारो काटो। लेकिन मारो काटो की जो सियासत है, उसको भी आप समझिए कि इसको किस तरह से ये लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। फाशिज्म हिंदुस्तान में आउटविट्स या ऐसे बहुत बड़े जो है इंसिडेंट से या प्रोसेस से नहीं आने वाला। फाशिज्म आ रहा है ये जो एक कानूनी तरीके से, जिस तरह से, जैसे हमने कहा कि मुसलमानों का जो इरेजर ऑफ मुस्लिम्स, ऑफ सिंबल्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अब गाजियाबाद में आज फैसला आया कि भाई नवरात्रि के टाइम में सारे जो मीट शॉप्स जो है वो बंद किए जाएंगे। अच्छा, वजह भी जो है जो प्रशासन देता वो बड़ा मुझे फनी लगा। कहते हैं कि मंदिर की सफाई में ये काम आया था। भाई आज है कोई पंडित जो कहेगा कि भाई मैं मंदिर को तभी साफ रख सकता हूं अगर मीट बिकना बंद हो जाए? मतलब मीट बिकना और मंदिर की सफाई से क्या लेना देना?
शायद ये अच्छी बात है कि अभी भी योगी आदित्यनाथ खुल के नहीं बोल सकते कि मैं मीट की दुकान इसलिए बंद कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिंदू, या मेरी परिभाषा, मतलब हिंदू मेरी परिभाषा से, क्योंकि इस ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन वो अपनी परिभाषा के बेसिस पे जो हिंदू है उसकी प्राथमिकता, उसके बिलीफ सिस्टम, उसके प्रेफरेंसेस की प्राथमिकता हम लोग ऑफिशियली कर रहे हैं। कर तो वही रहे, लेकिन धीरे धीरे जो है इस चीज को पूर्ण किया जाएगा। आज तो कहा कि भाई मंदिर की सफाई के लिए हमने मीट बंद कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगले साल जब नवरात्रि या कोई और ऐसा मौका होगा तो ये और खुल के बोलेगी भाई ये तो हिंदू राष्ट्र है। तो मुझे लगता है कि जो नफरत की जो पॉलिटिक्स है ये क्या शक्ल ले रही है आज, और हमको किसी भी डाउट में नहीं रहना चाहिए कि क्योंकि कोई बहुत बड़ा कत्लेआम नहीं हुआ या एक बहुत बड़े पैमाने पे आयोजित नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब नहीं कि इतना खतरा नहीं है। ये जो यूबिक्विटस ऑफ वायलेंस की वायलेंस कहीं पे किसी लेवल पे किसी भी कारण से किसी को भी निशाना बना सकता है, और दूसरा कि जिस चीज को एक इलीगल तरीके से किया जा रहा था 5, 10, 15 साल पहले, उसी चीज को अब एक लीगल, और जो खतरा है वो इसी में कि आप इसको लीगल करार कर रहे हैं और कोर्ट भी इस चीज को कैंसिल करने से कतरा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे जो मीटिंग्स हैं, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, जिक्र किया गया, और इस बात से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि कॉर्पोरेटाइजेशन, दरअसल में कॉर्पोरेट मीडिया तो है ही बिल्कुल इंडिया में, उनका रोल ठीक नहीं है। उनका रोल तो इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लोग सक्षम है, पूरी तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन समस्या ये है समस्या सिर्फ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया का नहीं है। समस्या मेरी नजर, क्योंकि कॉर्पोरेट मीडिया तो आपको यूएसए में भी मिलता है, लेकिन यूएसए में जो कॉर्पोरेट मीडिया है उनका रुख और हिंदुस्तान में जो कॉर्पोरेट मीडिया है इनका रुख, जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आ सकता है। और शायद इसकी वजह यह है कि वहां पे जो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे हैं वो एक तरह से स्टेबलाइज्ड हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के जो संपादक हैं या सीएनएन के जो मालिक हैं वो कभी इस डर में नहीं रहेंगे कि भाई एफबीआई या सीबीआई या ईडी मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा या कोई झूठा मुकदमा जो है मुझ पे थोपा जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे किया जाता है इन सरकारी इंस्टीट्यूशंस के मिसयूज की वजह से। इसलिए शायद 2 हफ्ते पहले हम लोग 15-20 जो हम लोग पत्रकार हैं, शायद हरतोष जी भी उसमें थे, प्रेम जी सब थे, हमने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, इन तमाम ये सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपने जो लीगली मैंडेटेड रोल है इस रोल से ये लोग हट चुके हैं, और यही वजह है कि नफरत की सियासत और पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस ये बहुत तेजी से हमारे मुल्क में बढ़ रहा है। और जरूरत ये है कि हर कोई अपनी आवाज उठाए और हम ये कहें कि भाई ये सिचुएशन and the application of responsibility by these institutions is not acceptable. So thank you very much.